हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं धनराज कुमार आपके अपने स्काई टीचिंग सेंटर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो कि आपके शिक्षण शास्त्र के हूबहू ये PYQ हैं और आपको सीधे सीधे आपके पेपर में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्या कह रहा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह करने के लिए दिया गया है। क्या किया है कि शिक्षार्थियों को अलग अलग करने के लिए दिया गया है। पता लगाए कि शब्द संपदा, जो शब्द संपदा होती है, के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। आपको एक दिया है परिवार, दिया है संबंध, दिया है फिर भावनाएं, इमोशनल दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपका कि हो जाएगा कि समूह समूह शब्दावली है या शब्द जाल है या थीम आधारित शब्दावली है या शब्द समूह है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें संबंधित शब्द को क्या बोला है, संबंधित। आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपकी थीम कितनी होती है। जो 6 थीम है आपकी, वही थीम आधारित है शब्दावली है। कौन सी आधारित है डियर? थीम शब्दावली आधारित है। आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक बोले तो प्राइमरी लेवल, क्या बोले डियर? प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे बोल रहा है। प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं देखना है तो इसमें क्या हो जाएगा, और पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कि जो हमारा जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय होता है, उसको भंडार गृह मतलब उसको हम एकत्रित संचित करके नहीं रख सकते हैं। उसके रूप में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या जो अध्यापक होते हैं और वयस्क होते हैं वे क्या करते हैं, पुस्तकालय में क्या बोल सकते हैं, आदर्श पठन का व्यवहार कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। जो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, क्या उसमें जो सस्वर वाचन होता है, जो सस्वर वाचन आपका प्राइमरी लेवल पे किस पे पढ़ाया जाता है? प्राथमिक स्तर पर। किस पे पढ़ाया जाता है डियर? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। क्या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको बाल साहित्य के बारे में बहुत से मौके देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि पुस्तकों के साथ क्या बोल रहा है, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि पुस्तकों के साथ साथ, क्या बोल रहा है कि पुस्तकों के साथ साथ क्या बोल रहा है कि संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है कि जो प्राथमिक स्तर होता है, जो आपका प्राइमरी लेवल पूछा है, तो प्राइमरी लेवल पे आपको पता है कि सस्वर वाचन किया जाता सबसे उपयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें सक्रिय तो है, सक्रिय परिवेश तो है, बच्चा एक्टिव होकर तो जो भी कुछ सीखेगा, लेकिन ये सिर्फ पुस्तकों की संलग्नता, पुस्तकों के साथ में संलग्न होकर उसमें मिल करके ये परिवेश देखा जाना चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सस्वर वाचन है वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। किस पे? प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुण होना चाहिए? आपको दक्ष होना चाहिए। निपुणता यानी दक्ष, प्रवीण होना चाहिए। ठीक है, आपको किस में होना चाहिए? क्या कोडिंग और भाषा अवबोधन में,
आपका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि सटीकता से ध्वन्यात्मक बोध, बिल्कुल सटीक से ध्वन्यात्मक बोध होना चाहिए। ऑप्शन 3 कह रहा है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, आपके अंदर कितनी फ्लुएंसी है, आप कितने प्रवाह में बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। ये क्या बोल रहा है, आप किस में निपुण हो, यदि साक्षरता अर्जित करने के लिए आप किस में निपुण हो, किस में आप दक्ष हो, तो आप हो जाएगा कि भाषा को डिकोड कर सको कि लिखा क्या है, आप बच्चे को समझा कैसे रहे हो, कि बच्चे को समझा कर रहे हो, और आपके पास भाषा की अवबोधन यानी समझने की, पढ़ करके समझने की क्षमता कितनी है, कितना समझने की क्षमता कितनी है डियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए फॉर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप भाषा को, क्या बोल रहा है कि जो साक्षरता अर्जित कर रहे हो उसमें आपके अंदर कितना, भाषा को कितना डिकोड कर रहे हो, कि आप किस टाइप से समझा पा रहे हो, और आपके पास भाषा अवबोधन, भाषा को समझने की भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश में सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। आपका समावेशी शिक्षा बोल रहा है, और जो आपको सबका साथ, सबको एक छत के नीचे सबको शिक्षा देनी है, आपको समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों को कार्य करने के प्रदर्शन करके, कि जो जितने भी विकास के दर हैं सब बच्चों को बता दो, आप विभिन्न दर से आप प्रदर्शन करो। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड क्या बोल रहा है कि रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, कि आपका परिवेश माहौल अच्छा है तो कक्षा में लाओ, बढ़िया फूल लगा दो, सब कुछ सजावट कर दो। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करना, कि यदि आपके पास स्कूल में गर्मी ज़्यादा है तो आप बाहर कोई गतिविधि न करवाओ, आपको अंदर ही गतिविधि करवाना है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मुख्यतः शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, कि हमारे विद्यार्थी कितने स्वस्थ हैं, कितने खुशहाल हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, कि आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डियर, आपका आंसर हो जाएगा पहला, कि विकास के विभिन्न आयामों में बच्चों के कार्य का प्रदर्शन, कि बच्चे किस टाइप से काम कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं। तो आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा उपागम यानी अप्रोच विधि शिक्षार्थी की जीवन वास्तविक, जो आपकी रियल लाइफ है, वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। क्या प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड होता है, श्रव्य भाषिक विधि, या प्राकृतिक उपागम, या संप्रेषण जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो कम्युनिकेशन इसकी अप्रोच होती है, उसके बारे में कह रहा है। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है कि जीवन से, जो वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, कैसे होती है, वास्तविक जीवन से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर संप्रेषणात्मक उपागम। बच्चे कितना एक दूसरे कितना से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और अपने ज़्यादा भावनाओं को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या बोल रहा है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, कोई 5 की विद्यार्थी है, छात्रा है, वह कह रही है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांच करती हुई है। विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे है, कि जब कोई भी कहता है अंतिम रूप से, फिर भी वो क्या करती है, उसको फिर से दोबारा जांच करती है। क्या करती है, दोबारा से जांच करती है। तो क्या यह सहपाठी प्रूफ रीडिंग हो जाएगा, सहपाठी मूल्यांकन, सहपाठी का वो अपने आप से कोई आपको दिया गया है, तो उसमें जो 6-7 चरण होते हैं उस पर क्या प्रारूपण है या पुनः प्रारूपण है। तो आपका प्रूफ रीडिंग कर रही हो, क्या कर रही है डियर,
प्रूफ रीडिंग करें, अंतिम रूप से एक बार जांच करके फिर क्या रही है, फिर संपादन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आज का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्नों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? कि वो सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, किसको, क्या वो किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन और पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या ये जो पुस्तकें हो सिर्फ निर्देश प्रसंग के रूप में हैं? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध हैं और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्या पुस्तकों के कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन के स्तर के अनुसार लिखी गई है, कि बच्चे स्वतंत्र होकर पढ़ सके, कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा, कि क्या बोल रहा है कि बच्चों के पुस्तकों का चयन करते समय यदि आप जो बच्चे होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पुस्तकें अधिकांश विद्यार्थियों को स्वतंत्र पठन के स्तर के अनुसार, कि बच्चे होते हैं उनके स्वतंत्रता के अनुसार उनको पठन किया जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक अध्यापिका कक्षा में दो के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटा रही है, यानी वो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जुटा रही है। किसको जुटा रही है? TLM को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? आपको सही नहीं देखना है प्यारे। क्या देखना है प्यारे? सही नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जाए। जो वहाँ का स्थानीय परिवेश है उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि उस पर निर्माण भी किया जा सके और ज़रूरत आने पर उसे बदला भी जा सके। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होना चाहिए, कि जो चयनित सामग्री होते हैं वो बच्चों के द्वारा, कि बच्चे ही तैयार करें, और जो थोड़ा सा चिकना होता है ताकि वो खुरदुरा होना चाहिए और उसको क्या बचा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। क्या हो रहा है कि जो जिस आयु के बच्चे हैं वो देखने में आकर्षक हो और क्या हो ना, सुरक्षित भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि चयनित सामग्री ऐसे हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ उनकी खोज कर सके और खोजबीन के पर्याप्त अवसर दे। क्या बोल रहा है? आपको अवसर देने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कि क्या बोल रहा है? वो TLM को जुटाने की बात कर रहा है डियर। किसको जुटाने की बात कर रहा है? TLM को जुटाने की बात कर रहा है। तो वो क्या होना चाहिए? वो सिर्फ बच्चों के हित में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 का 2 सही हो जाएगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और ताकि फिसलने से बचने के लिए खुरदुरी होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द, क्या शब्द है? सकना शब्द प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे क्या तुम तैर सकते हो? यह गतिविधि क्या कहलाएगी? यह स्वच्छंद बोलना, स्वच्छंद मतलब अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार बोलना। ऑप्शन बी कह रहा है कि निष्क्रिय श्रवण। क्या इसमें निष्क्रिय श्रवण है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, इसमें क्या मौखिक प्रवाह की अभ्यास हो रही है? या बोल रहा है नियंत्रित मौखिक अभ्यास। क्या हो रहा है कि
कि वो सिर्फ क्या बोल रहा है, मौखिक, उसके मुख से बुलवाया जा रहा है, उसके मौखिक प्रवाह। यदि बच्चे में फ्लुएंसी, कोई बात वो बोल पा रहा है तो वो सटीकता से बोल पा रहा है कि नहीं, वो फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, तो उसका प्रवाह का अभ्यास कराया जा रहा है, उसके मौखिक भाषा का अभ्यास करवाया जा रहा है। ठीक है, उसको क्योंकि 5 शब्द दे दिए कि आप कैसे क्या तुम करके बोलो, तो वो सिर्फ उसका मौखिक प्रवाह का अभ्यास किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। जो अक्षर होता है और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, आपको जरा सा बता देते हैं। ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई होती है। मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, को ध्वनि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, अब अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो क्या स्थित परक उपागम है, ध्वनि विज्ञान निर्देश दे रहा है, समग्र भाषा पद्धति या व्याकरण अनुवाद विधि। क्या बोल रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि जो अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, ध्वनि विज्ञान निर्देश कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। आपको व्याकरण के बारे में बताया जा रहा है, वो कौन सा सही नहीं है। आपको निगेटिव पूछा है, क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो आपका निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। संप्रेषण के अभ्यास का अवसर, जो कम्युनिकेशन होता है बार बार उसको अभ्यास का बच्चों को अवसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि व्याकरण को उसके नियम को कंठस्थ करके सीखना। जो व्याकरण का नियम है उसको रट के और कंठस्थ कर लो, उसके आधार पर सीखना। और वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत कर, जो रियल लाइफ का वास्तविक संप्रेषण है क्या उसको प्रस्तुत करने के लिए ये व्याकरण के बारे में सही नहीं पूछा है। अब व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, कि जो व्याकरण के नियम होता है उसको प्रस्तुत करना, तो आपका नहीं पूछा है। तो व्याकरण के और उसके नियम को कंठस्थ करना, तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन पर आपका निगेटिव वर्ड है, तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही निगेटिव है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आप व्याकरण के उसके नियम को आप कंठस्थ नहीं करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना नहीं है। बुनियादी चरण बोले तो आपका प्राइमरी एकदम लेवल पे होता है। जो मूर्त सिद्धांत होता है बच्चों को टच करके, कॉन्क्रीट होता है। और जो तकनीक सिद्धांत होता है, क्या पाठ्यचर्या सिद्धांत होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। आपको पूछा है बुनियादी स्तर पर, क्या पूछा है, बुनियादी स्तर पर अभिकल्पना नहीं है। ये क्या है, आपको अभिकल्पना नहीं के बारे में पूछा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं के बारे में पूछा है डियर। तो आपका प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत बुनियादी स्तर पे नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वो अधिगम में यानी लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न होते हैं, उसमें मिले रहते हैं, जब वे क्या करते हैं, वे अपनी कॉपी को, अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। उस पर क्या कहते हैं, बार बार उस पर लिखते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म
गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। जो उनका मुख्य होता है जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है, जैसे वो पेन पकड़ना होता तो क्या वो बच्चे जो क्या बोलते हैं कौन सा कथन सही नहीं है देखना है, तो वो क्या करते हैं शब्द और वाक्य की संरचना को कंठस्थ करने, वो क्या जो शब्द होता है और वाक्य होता है उसको क्या कंठस्थ करते हैं, उसको रोट मेमोराइजेशन करते हैं, याद करते हैं। तो आपका कंठस्थ करना निगेटिव है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाए। या क्या हो जाएगा, वो निगेटिव पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाए, या क्या हो जाएगा डियर, नहीं का भाई नहीं हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं को अदला बदली के जांच के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? जो उसका है कॉपी होता है एक्सचेंज करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद जांच अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवा रहा है, वो जो संरचना है उसकी वो कंटिन्यू अभ्यास करवा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सहपाठियों के काम की जांच के कौशल को विकसित करना, कि जो सहपाठी वो लोग आपस में काम कर रहे हैं उसके स्किल कितना विकसित हो रहा है, क्या वैसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि विस्तृत पठन का अभ्यास करना, क्या विस्तृत पठन का अभ्यास करवा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास, क्या वो जो नई नई शब्दावली हैं उसके प्रयोग का क्या कर रहा है, वो अभ्यास करवा रहा है। तो नहीं, वो क्या बोल रहा है, सहपाठी के जांच का। यदि जैसे कोई कोई बच्चा रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को क्या करे, आपस में एक्सचेंज करेगा, उसको जांचेगा, तो उसके जो है उसके दोनों के कौशल विकसित होंगे। क्या होंगे? वो दोनों के कौशल विकसित होंगे, जो सहपाठी रहेंगे उसके दोनों के कौशल विकसित होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। आपको साइन लैंग्वेज के बारे में बता रहा है।
कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। क्या संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है? और संकेत भाषा में व्याकरण होती है। का ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है संकेत भाषा के बहुत प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो संकेत भाषा होती है क्या वो प्राकृतिक भाषा है? तो आपको नहीं पूछा है। तो क्या संकेत भाषा के क्या होता है? व्याकरण नहीं होती है। नहीं, उसकी संकेत भाषा के व्याकरण होती है और संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं और ये प्राकृतिक भाषा भी होती है। ये सब इसके बारे में सही है और ये गलत है तो गलत वाला सही हो जाएगा क्योंकि पूछा हमसे गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ये देखो साइन लैंग्वेज होता है, क्या होता है? ये साइन लैंग्वेज होता है। ए बी इसका तरफ से सी ए होता है, डी ऐसे होता है, ये सब ई ऐसे होता है, ये सब साइन लैंग्वेज होते हैं। और ये नंबर भी होता है, ये सब साइन लैंग्वेज हैं। क्या है डियर? संकेत भाषा है। क्या है? संकेत भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आज का आपके स्क्रीन के ऊपर है। कौन सा उपागम यानी अप्रोच के बारे में बोल रहा है कि विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी सहजात जो मातृ भाषा होती है का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। आपका क्या बोलती है कि बच्चों को उस भाषा में आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आप क्या प्रत्यक्ष विधि होती है और क्या श्रव्य भाषिक विधि है या प्राकृतिक उपागम है संप्रेषणात्मक उपागम? जो आपका जो प्रत्यक्ष विधि होती है क्या होती है? ये प्रत्यक्ष विधि में डियर प्रत्यक्ष विधि में आप मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। किसका डियर? मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। आप इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डायरेक्ट मेथड होता है, क्या होता है? डायरेक्ट मेथड, इसमें आप कोई अदर लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्याकरणिक तत्वों को नियमों को जानना, जो व्याकरण के तत्व है उसके नियम को जानना। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है भाषा और उनकी संस्कृति को जानना, भाषा और उनकी संस्कृति उनके कल्चर क्या है क्या उसको जानना। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, कि जो व्याकरणिक प्रश्न है उनके तत्वों को कैसे किया जाए। और ऑप्शन क्या? व्याकरणिक तत्वों को बारे में ज्ञान, क्योंकि व्याकरणिक तत्व के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आपको क्या बोला? प्रक्रियात्मक ज्ञान, कि जो व्याकरणिक प्रश्न है उनको कैसे किया जाए, उनके जो तत्व उनके प्रकार होते हैं उनको कैसे किया जाए, उनको क्या किया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्या कह रहा है? एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। अब क्या बोल रहे हैं? कोई विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए कर रहे, तो क्या हो जाएगा कि या क्या ये सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन हो जाएगा, अध्ययन कौशल हो जाएगा? ये और ये तो होगा नहीं। अब बारीकी से पठन या सरसरी तौर पे पठन। आपको क्या बोल रहा है? किसी जानकारी, यदि आप कोई अखबार रहेगा उसको जानकारी पे वहीं पे ढूंढोगे कि हमें क्या विज्ञापित पढ़ना है, किसी के बारे में पढ़ना है, तो आप उसको बारीकी से पढ़ोगे नहीं, हमको कहाँ पे क्या लिखा है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें कुछ क्या कर रहे हो, जैसे कोई आप बारीकी से पढ़ रहे हो, जैसे आपका किसी मोबाइल से कॉन्टैक्ट निकालना है तो उसको बारीकी से देखोगे कि नहीं कि इसका कॉन्टैक्ट निकल रहा है, कितना ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बारीकी से पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? बारीकी से हो जाएगा। सरसरी पठन जो होता है, जो आप एक दृष्टि में देखते चले जाओ, इसमें हाँ क्या क्या काम की चीज़ें उसको निकाल लो, बस हाँ ये मुख्य है, वो सरसरी तौर पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण, उसके पिता का ट्रांसफर हो जाता है के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई में जाती है। जो पंजाब था वो पंजाबी उसको आती थी और तमिलनाडु के मदुरई जगह पर उसकी
हो जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि उसकी मदर टंग पंजाबी थी और पंजाबी वो जानती थी। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में उसका क्या अंग्रेजी को भी अधिगम की है। उसने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना सीख जाती है और पढ़ना सीख लिया है। वहाँ पे जो पास पड़ोस में रहते हैं, यानी दूसरी भाषा का अर्जन किया है। क्या किया है? दूसरी भाषा का उसने अर्जन किया है। जो क्या हुआ है? उसने अर्जन किया है, क्योंकि पड़ोसियों से सीखा है डियर। किससे सीखा है? पड़ोसियों से सीखा है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सही है? आपको कथन सही देखना है। सभी तीन भाषाएं पंजाबी तमिल अधिगम के अंतर्गत हैं, जो क्योंकि उसकी जो पहली मातृभाषा है उसको तो उसने क्या किया है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा का अधिगम के अंतर्गत है। जो अंग्रेजी भाषा उसने अर्जन किया है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पंजाबी और तमिल भाषा का अर्जन है, क्योंकि जो मातृभाषा होती है और उसने जो तमिल था, क्या था डियर? वो तमिल था, वो पास पड़ोस से, जो मातृभाषा होती है अपने परिवार से और पास पड़ोस से अर्जन किया है। और तमिल भी पास पड़ोसियों से क्या किया है? अर्जन किया है। और जो अर्जन किया होता है वो अनौपचारिक से तरीके से होता है। क्या होता है? अनौपचारिक तरीके से होता है। देखिए, अनौपचारिक और जो अधिगम होता है वो क्या होता है? जो अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में वो विद्यालय में पढ़ी है, इसलिए वो अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अधिगम हो जाएगा। अर्जन क्या होता है? आप कोई भाषा का क्या करते हो डियर? जैसे आप अपने कोई भाषा को कि पास पड़ोसियों को, अपने सहपाठियों के, अपने मित्र से, माता के मुख से वो अर्जन करते थे। वो अनौपचारिक तरीके से होती है, उसमें कोई नियम की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं भी किसी भी समय अर्जन कर सकते हो। और जो अधिगम होता है उसके लिए आपको औपचारिक तरीके से, नियम तरीके से आपको अधिगम करना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, तो उसको अधिगम कहते हैं। तो उसने भाषा, अंग्रेजी भाषा माध्यम अंग्रेजी क्या हो स्कूल में उसने सीखी है, तो ये इसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अधिगम हो जाएगी। और जो पंजाबी और तमिल भाषा है, क्योंकि पंजाबी उसकी मातृभाषा थी, वो क्या होता है? वो पंजाबी उसकी क्या है? वह पंजाबी मातृभाषा के कारण सीख रही है, तो मातृभाषा के कारण वह अर्जन कर रही है। और जो भाषा है और तमिल भी अपने पास पड़ोसियों से सीखे, वो भी अर्जन हो जाएगा। और अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।